हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का भी ख्याल काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जल्दी फैमिली में स्वागत करता हूँ। देखिए कितनी शानदार बात यहाँ पे कही जा रही है, आप देख सकते हैं। बहुत सिंपल बात यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप जिस जर्नी का लुत्फ उठा रहे हैं, वो जर्नी कभी कंप्लीट ही नहीं होगी। आप अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं सकते। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी आपके अंदर जब ये भावना आ जाए कि आई कांट डू इट, तो उस कांट से नॉट वाला जो वर्ड है ना, वो हटा दीजिएगा। अगर आपके अंदर वो भावना होती ही नहीं उस लक्ष्य को प्राप्त करने को लेकर के, तो आप इस जर्नी में आते ही नहीं शुरुआत में। और अगर इस जर्नी में आपने आने की हिम्मत रखी है, इसका मतलब सीधा सीधा मकसद ये है कि आप कर सकते हैं, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है दैट यू कैन डू इट। तो ये कभी भी मत सोचिएगा कि जिस जर्नी पे आप, जिस राह पर आप चल रहे हैं, पूरा कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये भावना आपके अंदर शुरुआत में ही आ रही थी ना, तो वो बात अलग थी, लेकिन अब इस मोड़ पर आ गई है। इसका मतलब ये है कि आप कर सकते हैं। बस अपने अंदर का जो होप है, जो विश्वास है ना, उसको कभी भी कम होने मत दीजिएगा, क्योंकि आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने का मदद करेगा। ठीक है, मतलब सामने वाला या पूरा दुनिया ही आपके अगेंस्ट क्यों ना हो जाए इस लक्ष्य को प्राप्त करने को लेकर के, तो कभी घबराइएगा मत। अपने आत्मविश्वास पर भरोसा रखिएगा, अपने ऊपर भरोसा रखिएगा, और उस लक्ष्य के में जो आप पीछा कर रहे हैं, जिस लक्ष्य का, उस लक्ष्य का पीछा करना कभी छोड़िएगा मत। जिस राह पे आप चल रहे हैं उस राह पर कभी रुकिएगा मत। ठीक है, या पीछे मुड़ करके मत देखिएगा, क्योंकि दिस इज वन वे और आपको सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ते हुए चलना है, थमना नहीं है, बढ़ते चलना है जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो सके। आप इस जर्नी की राह में आपने शुरुआत की है, इसमें आधा दूर आप पहुंच भी चुके हैं, तो फिर अपने मंजिल के इतने करीब होते हुए पीछे मुड़ना, यहाँ पे कायरता होगी। यानी आपके अंदर का जो आत्मविश्वास है उसको टूटने मत दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करने के पहले सबसे पहला हम लोग फोकस करते हैं बिहार मैप के ऊपर। आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग बिहार के मैप को यहाँ पे रीड करते हैं, कहाँ पे कौन कौन सा लोकेशंस है। आइए देखते हैं एक बार नज़र बिहार मैप के ऊपर। वेस्ट चंपारण देख सकते हैं, ईस्ट चंपारण देख सकते हैं, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, जमुई, लखीसराय, बांका, मुंगेर, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज, ये सारे जिला हैं। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, झारखंड के साथ बिहार का बॉर्डर टच करता है, और वेस्ट बंगाल के साथ बिहार का बॉर्डर टच करता है। नेपाल एक इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो यहाँ पे शेयर करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बांग्लादेश के साथ नहीं शेयर करता, आपको यहाँ पे कैप देखने को दिख रहा होगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज का बिहार न्यूज़ एनालिसिस। सबसे पहला न्यूज़ आपके सामने। पहले तो आप सभी लोग को गुड फ्राइडे की ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ पे एक संदेश दिया जा रहा है हमारे बिहार राज्य के जो गार्जियन हैं, गार्जियन ऑफ बिहार, गार्जियन ऑफ स्टेट, जो राज्यपाल हैं, वो उनके द्वारा, जो कि फागू चौहान है, उनके द्वारा गुड फ्राइडे ईसा मसीह के संघर्ष और बलिदान की पुण्य स्मृति का दिन है। प्रभु यीशु ने हमें प्रेम, दया, क्षमा, परोपकार और ईमानदारी का संदेश दिया। उनके उपदेश हमें सत्य और न्याय की राह पर सतत आगे बढ़ने की सीख देते हैं। गुड फ्राइडे के अवसर पर हमें प्रभु ईसा मसीह द्वारा बताए गए जीवन मूल्यों से प्रेरणा लेने का संकल्प लेना चाहिए। किनके द्वारा कही जा रही है ये संदेश? यहाँ पे फागू चौहान गवर्नर ऑफ बिहार के द्वारा दिया जा रहा है, राज्यपाल बिहार के, ये ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, जिसको डी जूरी कहते हैं। अब रियल एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार जी के द्वारा यहाँ पे संदेश दिया जा रहा है। गुड फ्राइडे के अवसर पर समस्त ईसाई भाई बहनों सहित सभी प्रदेशवासी प्रभु यीशु के बलिदान का स्मरण करते हैं। इस दिन ईसाई भाई बहन उपवास रखते हैं और गिरजाघर में प्रार्थना करते हैं, चर्च में। ठीक है,
ईसा मसीह ने अपने जीवन और बलिदान के माध्यम से संपूर्ण मानवता को प्रेम, दया, निरीहों के प्रति करुणा भाव का संदेश दिया है। वर्तमान परिवेश में सहिष्णुता, धैर्य, बलिदान और त्याग संबंधी ईसा मसीह की शिक्षा और उपदेशों की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ गई है। प्रभु यीशु के बताए मार्ग के अनुसरण से मानव समाज कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। इस अवसर पर हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि प्रभु यीशु के आदर्शों का पालन करेंगे। ठीक है, ये संदेश दिया जा रहा है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, नीतीश कुमार जी के द्वारा गुड फ्राइडे को लेकर के। आप सभी लोगों को गुड फ्राइडे की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ एनालिसिस। सहरसा बिहारीगंज के बीच आज से ट्रेन चलेगी, ये ध्यान रखिएगा। सहरसा से 6 साल बाद बिहारीगंज रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा। शुक्रवार से सहरसा से बिहारीगंज तक ट्रेन आने जाने लगेगी। रेल प्रशासन ने सहरसा और बनमनखी से बड़हरा कोठी तक चलने वाली ट्रेनों का 15 अप्रैल से बिहारीगंज तक विस्तार करने का निर्णय लिया है। नवनिर्मित बड़हरा कोठी बिहारीगंज रेलखंड का पर ट्रेन सेवा के शुक्रवार से शुरू होने से बड़ी आबादी को फायदा होगा। सहरसा, मधेपुरा, बनमनखी, पूर्णिया सहित अन्य जगहों से रेल नेटवर्क से बिहारीगंज जुड़ जाएंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों का विस्तार बिहारीगंज तक किया गया है। तो देख सकते हैं 6 साल के बाद बिहारीगंज रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा, उसी को लेकर के यहाँ पे ये आपका न्यूज़ है, सहरसा से बिहारीगंज। ठीक है, चलिए मुझे बताइएगा आपका होमवर्क नंबर 1। होमवर्क करें आप लोग। देखिए होमवर्क नहीं करते हैं, मैं बार बार हर क्लास में, हर वीडियोज़ में आपको कहता हूँ होमवर्क को लेकर के होमवर्क करें। होमवर्क करने से क्या होता है ना, आपके एक्टिवनेस यहाँ पे चीज़ों को लेकर के दिखती है और आप सारे चीज़ों को एनालाइज भी करते हुए चलते हैं और क्या चीज़ फॉलो, मतलब आप इसी बहाने सर्च भी करते हैं चीज़ों को लेकर के। अगर आप नहीं रिसर्च करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है सर्च भी आपको करने का मौका मिलता है। जैसे कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था येलो अलर्ट से रिलेटेड, फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से रिलेटेड मैंने आपको बोला था, तो सिर्फ एक आंसर आया, डेट इज़ बबीता सहनी के द्वारा, और किसी ने आंसर नहीं किया। तो एक्टिवनेस यहाँ पे दिखता है बबीता का, जो कि हर लेक्चर में जो भी होमवर्क्स मिलते हैं उनके द्वारा दिए जाते हैं, और भी बाकी लोग हैं जो कि दूसरे में जो होमवर्क दिया जाता है वो आंसर्स करते हैं, लेकिन कल के डेट में जो होमवर्क दिया था उसमें से बबीता ने आंसर किया। ऐसा नहीं है कि मैं आंसर नहीं पढ़ता हूँ, मैं सभी के आंसर्स देखता हूँ, जहाँ गलती होती है उसके सुधार भी मैं करता हूँ। ऐसा कभी मत सोचिएगा कि सर ने बोल दिया आंसर देने के लिए, आंसर करें ना करें क्या फ़ायदा, वो तो देखेंगे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग को रियलाइज़ हो जाता होगा जब भी मैं आंसर्स पढ़ता हूँ आप लोगों का, और ऐसा भी नहीं है, गलतियाँ जहाँ पे होती है उसको सुधार भी करता हूँ, और जहाँ कोई गलतियाँ ही नहीं होती वहाँ पे लाइक कर देता हूँ मैं। तो इससे कम से कम आप लोग को एनालाइज हो जाता होगा कि हाँ मैंने रीड किया है आपके आंसर को। तो ये कभी मत सोचिएगा कि मैंने आंसर्स आपके नहीं पढ़ता हूँ या नहीं पढ़ा है। तो होमवर्क करिए, बताइएगा बिहारीगंज किस जिला में पड़ता है, जिला आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अचानक मौसम बदलने व ओलावृष्टि से आम लीची को पहुंचा नुकसान। आप देख सकते हैं बगहा, हफ्ते में दूसरी बार बारिश के साथ गिरे ओले गिरे। देखिए बारिश यहाँ पे आप देख सकते हैं बगहा, पश्चिम चंपारण के बगहा 2 प्रखंड के कुछ हिस्से में गुरुवार की सुबह अचानक मौसम ने करवट ली और बारिश के साथ मध्यम आकार के ओले गिरने लगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइट आपको दिख रहा होगा, ये सारे ओले हैं। एक हफ्ते में दूसरी बार ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। लगभग 5 मिनट तक ओले की बारिश के साथ तेज हवाएं चलने से गेहूं की फसल के साथ साथ आम लीची को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। बताते हैं कि सुबह में बगहा शहर सहित आसपास के इलाकों में मौसम में अचानक बदलाव होने लगा, तेज हवाएं चलने लगी, आकाश में बादल छा गए। देख सकते हैं कितनी मौसम बदलाव हुए यहाँ पे। पहले तो इतनी गर्मी थी और गर्मी ने इस तरह से मौसम बदला है कि बारिश होना तो दूर, यहाँ ओले बरस रहे हैं, लेकिन कुछ समय में मौसम फिर सामान्य होने लगा। फिर अचानक बगहा 2 के सिरिया, भरची, हरना, टाड़ और आसपास के इलाके में मध्यम आकार के ओले गिरने लगे। आप देख सकते हैं, देखिए 5 मिनट ही ये बारिश हुई है, ओले बरसे और 5 मिनट में बहुत सारे फसल जो है वो खराब हो गए। तेज हवा और ओला के कारण हुई बारिश से कई जगह आम के टिकोले भी गिर गए हैं। जो छोटे छोटे आम के जो टुकड़े होते हैं, जो आम जब फलना स्टार्ट होता है
है ना, टिकोले जिसको कहते हैं, छोटे छोटे आम जो होते हैं, जब वो ग्रो करना स्टार्ट करता है उसी टाइम पे भी वो पेड़ से गिर गए हैं जो कि बर्बाद हो गए। किसानों ने आम की पैदावार कम होने की जताई आशंका, इस बार कम होगा। पंचायतों में कृषि कर्मियों की ओलावृष्टि से हुए नुकसान का आकलन करने का निर्देश दिया गया, रिपोर्ट के आधार पर कार्य होगा। कुमार शशांक जो BAO है बघा के, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया। ठीक है, क्लियर, तो ये ध्यान रख सकते हैं। मौसम विभाग से रिलेटेड न्यूज़ था। 5th नंबर न्यूज़ की तरफ बढ़े। रेशमी वस्त्रों की व्हाइट हाउस तक धमक, आप देख सकते हैं नवादा के, नवादा लोकेशन थोड़ा सा आप लोग को दिखा देता हूँ। नवादा दिख रहा है आपको, नवादा साउथ बिहार में ये आपका पड़ता है नवादा, वहीं से रिलेटेड ये न्यूज़ है। यहाँ के आप देख सकते हैं कादिरगंज के रेशमी वस्त्रों पर एक नज़र। नवादा के सिल्क, यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ आपको क्लियर दिखेगा। नवादा के सिल्क की भारतीय संसद से अमेरिका के व्हाइट हाउस तक धमक है। जिले के सदर प्रखंड स्थित कादिरगंज में बने रेशम वस्त्रों की बड़ी मांग है। 1980 में 7वीं लोकसभा चुनाव जीतकर बिहार के बेगूसराय से कृष्णा शाही संसद पहुंची थी। पद और गोपनीयता का शपथ लिया जाना था। इस मौके पर सांसद कृष्णा शाही ने कादिरगंज के हथकरघे पर बुने सिल्क कपड़ों को सोने जड़ी साड़ी पहन पर संसद में शपथ ली थी। इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री थे। उनके बड़े बेटे नरेश गुजराल की एक कपड़ों की कंपनी थी स्पान। इस कंपनी ने इंग्लैंड की प्रिंसेस डायना को भी भारत के बने कपड़ों से सजाया था। उधर आईके गुजराल के छोटे बेटे विशाल गुजराल अमेरिका में प्रोफेसर थे। आईके गुजराल के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल के आसपास की अवधि में उनके बड़े बेटे नरेश गुजराल ने कादिरगंज से सिल्क कपड़ों की कई थान मंगवाई थी। जानकारी के अनुसार कादिरगंज में हथकरघे पर बुने सिल्क कपड़ों का बना पर्दा अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी लगाया गया था। आप देख सकते हैं 1980 की बात यहाँ पे कही जा रही है। 7वीं लोकसभा चुनाव जीतकर बिहार के बेगूसराय से कृष्ण शाही संसद पहुंचे थे। उस समय का बात कहा जा रहा है, उस समय की घटना यहाँ पे बताई जा रही है, उस समय की स्थिति बताई जा रही है। 1963 में लोकनायक ने उद्योग को बढ़ावा देने को रखी थी तसर कुटीर की नींव, अब झेल रहे उपेक्षा का दंश। 300 परिवारों ने पुश्तैनी धंधे को रखा है जिंदा। युवा बुनकरों ने नई तकनीक और बड़े बाजार में बिक्री की लगा रखी है आस। कादिरगंज के हथकरघे से बना तसर सिल्क है और बेजोड़ देश दुनिया में छोड़ चुका अपनी छाप। केला सिल्क निर्माण का एकमात्र केंद्र है कादिरगंज, अभी तक नहीं हो सका है पेटेंट। कादिरगंज का रेशम व्यवसाय अब हो रहा है उपेक्षित, सरकार से अपेक्षित सहयोग की मांग है। सरकार से सपोर्ट की मांग यहाँ पे कही जा रही है कादिरगंज का सिल्क को लेकर के। पूर्व बिहार में सरकार के मुख्य सचिव रहे त्रिपुरारी शरण 1988 के दौर में नवादा सदर के अनुमंडल पदाधिकारी बनकर आए थे। उन्होंने कादिरगंज के हस्तकरघा बुनकरों को प्रोत्साहित करने का काम किया। सिल्क बुनकरों को भारत सरकार के उपक्रम सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्री से जोड़ा। इस इंडस्ट्री ने कपड़ों को एक्सपोर्ट करने के साथ साथ मेट्रो सिटीज में शोरूम भी खोल रखे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी की पत्नी कमला आडवाणी समेत दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जैसी हस्तियां कादिरगंज सिल्क के कपड़ों की शौकीन रही हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार में कृष्ण शाही मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री भी रही हैं। इस दौरान वे कादिरगंज सिल्क की बनी साड़ियां सोनिया गांधी को भी देती रही हैं। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं। कादिरगंज इतिहास से रिलेटेड है। 1963 में तसर कुटीर की नींव रखी गई थी और 78 वसंत देख चुके नरेश प्रसाद 50 वर्षों से हथकरघा चला रहे हैं, लेकिन अब भी 150-250 रुपये प्रतिदिन से अधिक की पारिश्रमिक नहीं मिलती। इस बाबत श्रीलाल व अवधेश कुमार का भी कमोबेश यही कहना है। सरकारी उपेक्षा का दंश झेल रहा है कादिरगंज का हथकरघा सिल्क उद्योग, अब उंखता नजर आ रहा है, यानी खत्म होता नजर आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं तो नवादा सदर प्रखंड स्थित कादिरगंज में रेशम वस्त्रों को तैयार करते कारीगर। ठीक है, तो उसी को लेकर के बात की जा रही है। तो व्हाइट हाउस तक भी आपको देखने को मिला है, वहाँ पे भी पर्दे लगाए गए थे। व्हाइट हाउस में भी अमेरिका में इसके पर्दे लगाए हुए थे सिल्क कपड़ों के। नवादा के कादिरगंज में। 6ठा नंबर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आदर्शों पर चलने की जरूरत है। आप देख सकते हैं प्रखंडों में राजनीतिक दलों व विभिन्न संगठनों ने विधिवेता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। आप देख सकते हैं मोकामों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर मौके पर भाजपा कार्यकर्ता पहुंच करके, तो बी आर अम्बेडकर जी की जयंती थी, उसी जयंती के उपरांत में यहाँ पे ये सारी चीज़ें सेलिब्रेट की जा रही है। इस अवसर पर छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। फतुआ के महारानी चौक पर गुरुवार को विधिवेता
बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई गई। वक्ताओं ने कहा है कि बाबा साहब के आदर्शों पर चलने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उनके जो आदर्श थे वो समानता के अधिकार पर फोकस ज़्यादा करता था। जो निचली जाति थे उनको प्रमोट करने को लेकर के, उनको समानता का अधिकार देने को लेकर के उनके द्वारा बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। तो मोदन गाछी वार्ड संख्या 5 स्थित वार्ड पार्षद संजय गुप्ता के आवास पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 131वीं, याद रखिएगा 131वीं जयंती यहाँ पे मनाई गई थी। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। 14 अप्रैल को सेलिब्रेट की जाती है भीमराव अम्बेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी। इस बार 131वां हम लोग सेलिब्रेट किए हैं भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती। रामविलास पासवान आप देख सकते हैं मिले भारत रत्न, पारस की तरफ से यहाँ पे बोली जा रही है बात। पारस, पशुपति कुमार पारस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश कार्यालय में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती समारोह पूर्वक मनाएगी। मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने प्रधानमंत्री से रामविलास पासवान को भारत रत्न देने की मांग की है। प्रधानमंत्री से उन्होंने हाजीपुर रेलवे स्टेशन का नाम भी रामविलास पासवान के नाम पर रखने और बिहार सरकार ने हाजीपुर में उनकी आदमकद प्रतिमा लगाने का भी अनुरोध किया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज ने की है। आप देख सकते हैं प्रिंस राज ने इसकी अध्यक्षता यहाँ पे की है। सांसद चौधरी महबूब अली, केसर कृष्णराज, भूषण कुमार, अनिल चौधरी, सुनीता शर्मा, रामजीत सिंह मौजूद थे। ये सारे लोग मौजूद थे। आप देख सकते हैं 131वीं जयंती यहाँ पे सेलिब्रेट करने के उपरांत में यहाँ पे ये मांग भी रखी गई है प्रधानमंत्री से कि पशुपति कुमार पारस के द्वारा रामविलास पासवान को भारत रत्न दिया जाए और हाजीपुर रेलवे स्टेशन का नाम रामविलास पासवान के नाम पर रखने और बिहार सरकार में हाजीपुर में उनके आत्मकद प्रतिमा लगाने का भी अनुरोध किया है। ठीक है, डन। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर, 8वें नंबर की तरफ। हर खेत को पानी देने के तहत दिया जाएगा कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन दिया जाने की बात यहाँ पे कही जा रही है। 3 वर्षों में 4.5 लाख किसानों को कनेक्शन यहाँ पे दिए गए हैं। आप देख सकते हैं अगले 3 वर्षों में राज्य के 4.5 लाख किसानों को बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। बिजली कंपनी इस मद में 6,000 करोड़ से अधिक खर्च करेगी। हर खेत को पानी पहुंचाने के उद्देश्य से कंपनी ने किसानों को कनेक्शन देने की रणनीति तैयार कर ली है। अभी राज्य में कृषि कनेक्शन की संख्या 3 लाख से अधिक है। आप देख सकते हैं 3 लाख से अधिक है कृषि कनेक्शन की संख्या। सरकार के 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराना है, हर खेत तक। इसके लिए कृषि विभाग की ओर से पंप सेटों की गणना की गई है। राज्य में 7,20,624 पंप सेट का आंकड़ा सामने आया है। बिजली कंपनी पहले से ही कृषि कनेक्शन विशेष अभियान चलाकर दे रहा है। इसके तहत मई 2022 तक राज्य के 3,45,470 किसानों को कनेक्शन दे दिया जाएगा। बाकी लगभग 4.5 लाख किसानों को हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना के तहत आवेदन करने पर कनेक्शंस यहाँ पे दिए जाएंगे। बिजली कंपनी ने तय किया है कि कृषि रोड मैप के तहत अगले 3 सालों में 4.5 लाख किसानों को बिजली कनेक्शन दे दिया जाएगा। इन पंप सेटों को बिजली कनेक्शन कृषि रोड मैप के तहत मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के माध्यम से दिया जाएगा। देख सकते हैं मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के माध्यम से ये कनेक्शंस यहाँ पे दिए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 4.5 लाख किसानों को बिजली कनेक्शन देने की बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, और अतिरिक्त बिजली का संचालन संरचना का निर्माण किया जाएगा। इसको लेकर के जो राशि यहाँ पे खर्च हो रही है 4.5 लाख, यहाँ पे आप देख सकते हैं किसानों को, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 45,470 किसानों को कनेक्शन दे दिया जाएगा। 2022 तक राज्य के 3,45,470 के बाकी 4.5 लाख यहाँ पे किसानों को हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना के तहत कनेक्शन दिए जाएंगे। 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराना, ये ध्यान रखिएगा। इसमें 7,20,624 पंप सेट का आंकड़ा सामने आया है। ठीक है, इसमें खर्च किए माने तो 66-94 करोड़ खर्च होने की उम्मीद है पूरा, अगर हम लोग बात करें तो। और इसमें केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें 60% राशि केंद्र सरकार से और 40% राशि राज्य सरकार यहाँ पे वहन करेगी। तो आकलन के अनुसार इस योजना में 6,694 करोड़ खर्च होने की उम्मीद है। इस हिसाब से 2,678 करोड़ राशि राज्य सरकार अपने स्तर से वहन करेगी। वही संचरण एवं वितरण की संरचनाओं को सुदृढ़ करने के एवज में 5,372 करोड़ खर्च किए जाएंगे। राज्य सरकार 2,149 करोड़ खर्च करेगी। गौरतलब है कि वर्ष 2020-21 तक राज्य में
1,26,364 किसानों को ही कनेक्शन मिल सका था। ठीक है, तो किसानों की संख्या 1.65 करोड़। अब तक पंपसेट का मिला कनेक्शन 3.45 लाख। राज्य में कुल पंपसेट वाले किसानों की संख्या 7.20 लाख। ठीक है, तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। सिंचाई को लेकर के किसानों तक कनेक्शंस पहुँचाने को लेकर के बात की जा रही है। किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के माध्यम से इनको दिया जाएगा। तो याद रख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नंबर न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। न्यूज़ नंबर 9, होम्योपैथ कॉलेज का होगा कायाकल्प। किनके द्वारा कहा जा रहा है? स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा कहा जा रहा है, मंगल पांडे। स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा है? तो मंगल पांडे ने कहा है कि राज्य के होम्योपैथी कॉलेज का कायाकल्प किया जाएगा। मुजफ्फरपुर स्थित होम्योपैथी कॉलेज की बेहतर कर नया स्वरूप दिया जाएगा, मॉडिफाई किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा, ये कही जा रही है। होम्योपैथी कॉलेज, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस कॉलेज के विकास के लिए कैबिनेट में 200 करोड़ से अधिक की स्वीकृति दी है। 200 करोड़ से अधिक। गुरुवार को राज्य आयुष मेडिकल एसोसिएशन की ओर से आयोजित डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा मेमोरियल साइंटिफिक सेमिनार में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमारे समाज में आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति का विश्वास इस पद्धति के प्रति इसलिए अधिक है कि उन्हें कम पैसों में चिकित्सकीय लाभ मिल जाता है। तो उसी को लेकर के बात की जा रही है। यहाँ पे मॉडिफाई किया जाएगा होम्योपैथी कॉलेज को, स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा कहा जा रहा है और नीतीश कुमार जी के द्वारा इसके लिए कैबिनेट में 200 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति की गई है। ठीक है, 10वें नंबर न्यूज़ की तरफ पढ़ते हैं। देख सकते हैं, देखिए बहुत सिंपल न्यूज़ है। आपको सिर्फ ये सारे न्यूज़ को कवर करने, रीड करने, ये ध्यान रखिएगा, रीड करने, अच्छे से इस सारे को गो थ्रू करना है। ठीक है, पढ़ते रहिए डेट वाइज सारे न्यूज़ को, सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपको दे दे रहा हूँ, इसी को आपको अच्छे से समझते हुए चलना है ताकि आप इन सभी न्यूज़ का इस्तेमाल आंसर राइटिंग में कर सकें। बख्तियारपुर में बनाया गया राज्य का पहला कोल्ड स्टोरेज। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मछलियों के लिए बना कोल्ड स्टोरेज की बात यहाँ पे कही जा रही है, देख सकते हैं। तो राज्य में उत्पादित मछलियों आप अधिक दिनों तक संरक्षित रह सकेंगी। राज्य में मछलियों के लिए पहला कोल्ड स्टोरेज बख्तियारपुर में खुला है। 10 टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज में बिहार में मछलियों के उत्पाद को संरक्षित करने के लिए पहली बार कोल्ड स्टोरेज बना है। इसमें मछलियाँ कम से कम 1 महीने तक सुरक्षित रहेगी, 1 महीने तक। अभी मछलियों को संरक्षित रखने की कोई अलग से सुविधा नहीं है, इसके कारण 8 से 10 घंटे में ही मछलियाँ सड़ने लगती हैं। मछुआरे इस कोल्ड स्टोरेज में किराए पर मछलियों को रख सकेंगे। 10 टन क्षमता है, 10 दिन सुरक्षित रहेंगी मछलियाँ। 40 लाख की लागत से किया गया है निर्माण। ठीक है, तो उसी को लेकर के कुल लागत 48 लाख रुपए। इसे बनाने के लिए 60% का अनुदान यहाँ पे किया गया। क्लियर? कोल्ड स्टोरेज, ताकि मछलियाँ को 10 दिन तक सुरक्षित रखा जा सके। 11वें नंबर न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। देख सकते हैं बिहार में 26 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन बनेंगे। आप देख सकते हैं 26 वेदर स्टेशन यहाँ पे बनाने की मांग कही जा रही है। पहले के जर्जर उपकरण होके दुरुस्त 13 नए स्टेशन हाल में स्थापित हो चुके हैं। 7 नई वेदर स्टेशन भी जल्द तीसरे चरण में स्थापित किए जा रहे हैं। सूबे में मौसम सूचना प्रणाली को दुरुस्त करने की दिशा में बड़ा निर्णय लिया गया। जल्द ही 7 नए वेदर स्टेशनों को राज्य के अलग अलग जिलों में स्थापित किया जाएगा। इससे उन इलाकों से जुड़े मौसम पूर्व अनुमान की सटीकता बढ़ेगी। इस 7 स्टेशनों में अधिकतर वेदर स्टेशन उत्तर बिहार में, मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ बिहार में ये सारे स्टेशन आपको देखने को मिलेंगे। पहले चरण में राज्य के अलग अलग हिस्सों में 13 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशनों को स्थापित किया जा चुका है, जहां नए उपकरणों को लगाने का काम भी लगभग पूरा कर लिया गया है। वहीं दूसरे चरण में 7 और तीसरे चरण में 6 वेदर स्टेशन और स्थापित किए जाने हैं। नए 26 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशनों के स्थापित हो जाने से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से समय पर सटीक सूचनाएं मौसम विभाग विज्ञान केंद्र को मिल सकेगी। वर्तमान में सूबे में मौसम विभाग के 28 वेदर स्टेशन है, जहां से सटीक आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली वेदर स्टेशन को स्थापित करने की बात कही जा रही है। असामान्य प्रवृत्ति ने बढ़ाई जरूरतें। असामान्य प्रवृत्ति को देखते हुए यह बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों से असामान्य बारिश, भारी ठंड और समय से पूर्व लू चलने की प्रवृत्ति देखी जा रही है। इसके अलावा पुराने वेदर स्टेशनों को भी अपडेट किया जा रहा है। निदेशक विवेक सिन्हा ने बताया कि केंद्रीय आवंटन के हिसाब से इन्हें बारी बारी से लगाया जाएगा। तीसरे चरण में स्थान का चयन किया जा रहा है। जरूरत और फिजिबिलिटी के हिसाब से उन जगहों पर भी स्टेशन स्थापित होंगे। ठीक है,
तो उसी से रिलेटेड है। बिहार में 26 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन बनेंगे। अभी फिलहाल 28 वेदर स्टेशन है जहाँ पे आंकड़ा हमें पता चल पा रहा है वेदर इन्फॉर्मेशंस। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। लोकेशन अभी फाइनल नहीं है, लोकेशन अभी चयन किया जा रहा है। ठीक है, चयन किया जा रहा है कहाँ पे इसको स्थापित करना है। फिलहाल तीसरे क्वार्टर तक, चरण तक 7 नए वेदर स्टेशन हमें मिल जाएंगे। 12वें नंबर न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। बक्सर में रिकॉर्ड टूटा है, 15 जिलों में पारा 40 के पार। आप देख सकते हैं अप्रैल के मंथ में ही 40 के पार पारा पहुंच गया। 45.5 डिग्री पर पहुंचा बक्सर में पारा। आप देख सकते हैं जो डिग्री आपका जून जुलाई में पहुंचता था, अप्रैल में ये पहुंच गया। सुबह के दक्षिण भाग में प्रचंड गर्मी से लोग जो हैं, लोग यहाँ पे बेहाल है। गुरुवार को तेज पछुआ हवाओं के प्रवाह ने राज्य के 15 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा। पिछले 24 घंटों में 2.5 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ बक्सर का अधिकतम तापमान 45.5 डिग्री के पास रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले 9 अप्रैल को अधिकतम तापमान 44.7 डिग्री पहुंचा था। बक्सर जिले में यह अधिकतम तापमान का अब तक का रिकॉर्ड है। आप देख सकते हैं अब तक का रिकॉर्ड है। हालांकि 2019 में गया में अधिकतम पारा 46 पार भी जा चुका है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान से आ रही इन हवाओं की वजह से गर्मी के राज्य में इस मौसम में अधिकतम तापमान देखने को मिल रहा है। ठीक है, मौसम विभाग ने गुरुवार को पूर्व अनुमान जारी करते हुए कहा कि देश के उत्तरी भाग और मध्य भारत में सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। तो ये भी यहाँ पे मौसम विभाग की तरफ से, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से पूर्व अनुमान यहाँ पे लगाया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नव निर्वाचित 24 MLC की औसत संपत्ति 75 करोड़। आप देख सकते हैं MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद सांसद। देख सकते हैं विधान परिषद के स्थानीय निकाय कोटे की सभी 24 सीटों के लिए 4 अप्रैल को मतदान हुआ और 7 अप्रैल को मतगणना के बाद चुनाव परिणाम जारी किया गया था। बिहार इलेक्शन वॉच एंड और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित 24 सदस्यों की औसत संपत्ति 75.63 करोड़ रुपए। ADR ने नवनिर्वाचित विधान पार्षदों के शपथ पत्रों के विश्लेषण के बाद अपनी रिपोर्ट गुरुवार को जारी की। ठीक है, आर्थिक पृष्ठभूमि देख सकते हैं, करोड़पति 100% सभी 24 आप देख सकते हैं 24 के 24 MLC यहाँ पे करोड़पति है। औसत संपत्ति 75.63 करोड़ रुपए देखने को मिलेगा। सभी की संपत्ति 1 करोड़ से अधिक है। दलवार औसत संपत्ति की बात करें तो भारत के 7 सदस्य जो हैं वो 50 करोड़ के आसपास, JDU के पास सदस्य 26 करोड़ के आसपास, राजद के 6 सदस्य 23 करोड़ के आसपास, 4 निर्दलीय सदस्य 282 करोड़ के आसपास यहाँ पे आप औसत संपत्ति देख सकते हैं। शैक्षणिक पृष्ठभूमि की बात करें तो 8वीं से 12वीं तक 9 सदस्य यहाँ पे प्रेजेंट है। स्नातक या उससे अधिक अगर हम लोग बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो स्नातक या उससे अधिक यानी 14 और साक्षर 1 सदस्य आप देख सकते हैं। सर्वाधिक चल अचल संपत्ति सच्चिदानंद राय 1108 करोड़ रुपए। सच्चिदानंद राय। सबसे कम चल अचल संपत्ति महेश्वर सिंह 3.41 करोड़ रुपए। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 50,555 रुपए है। देश में प्रति व्यक्ति आय 86,659 रुपए। बिहार के मजदूरों में 10,000 से कम मासिक आय 94% है। 100% MLC करोड़पति। महिला सदस्य 3 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, 13% आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपराधिक पृष्ठभूमि की बात करें 15 सदस्य के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। गंभीर आपराधिक मामले 11 के ऊपर है। हत्या से संबंधित मामले 1 के ऊपर है। हत्या के प्रयास के मामले 4 के ऊपर है। दलवाल औसत आपराधिक मामले की बात करें तो भाजपा यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। JDU के 5 सदस्य देखने को मिलेंगे 3 और राजद के 6। ठीक है, आपराधिक मामले। पार्षदों की आयु की बात करें 31 से 50 वर्ष के 9 सदस्य देखने को मिलेंगे। 51 से 70 में 15 सदस्य देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पूरा वर्गीकरण यहाँ पे किया हुआ है MLC को लेकर के। जो अभी चुनाव हुआ था उसका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे, रिपोर्ट आपके सामने है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसके पास कितनी कितनी संपत्ति है, वो सारे इन्फॉर्मेशंस इस रिपोर्ट के तहत यहाँ पे जारी किया गया है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के तहत। ठीक है, ये न्यूज नंबर 13 क्लियर। 14 नंबर न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं
10 जिलों में केंद्र व राज्य दोनों की मदद से होगी जलवायु अनुकूल खेती। खेती और किसानों को लेकर के बात की जा रही है। देख सकते हैं केंद्र को भी रास आई बिहार की योजना, केंद्र सरकार बिहार के 10 जिलों में KVK से इस योजना के लिए देगी राशि। बिहार जलवायु अनुकूल खेती योजना केंद्र सरकार को भी भा गई है, लिहाजा केंद्र के निर्देश पर भारतीय कृषि अनुसंधान इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ICAR ने देश भर में इस योजना का अमल शुरू कर दिया है। साथ बात यह है कि केंद्र ने इस योजना के तहत देश के जिन जिलों का चयन किया है उनमें बिहार के भी 10 हैं। इन 10 जिलों में केंद्र का राज्य सरकार दोनों की योजनाएं साथ चलेगी, लेकिन केंद्र की योजना में परंपरागत खेती के साथ कृषि से जुड़ी दूसरी गतिविधियों को भी शामिल किया गया। गौरतलब है कि राज्य सरकार पहले से भी जिलों में जलवायु अनुकूल खेती योजना शुरू कर चुकी है। 8 जिलों में शुरू हुई इस योजना का विस्तार अब सभी जिलों में कर दिया गया है। ICAR के माध्यम से चलने वाली केंद्र की योजना का नाम नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर रखा गया है। इस योजना राज्य के दरभंगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सहरसा, लखीसराय, किशनगंज, भागलपुर, नालंदा और सीतामढ़ी में चलेगी। देखिए केंद्र की ओर से चयनित 10 जिले कौन 10 जिले हैं? दरभंगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सहरसा, लखीसराय, किशनगंज, भागलपुर, नालंदा, सीतामढ़ी को यहाँ पे चयन किया गया। बाकी 28 जिलों में कृषि व जल संसाधन विभाग से यह योजना चलेगी। केंद्र की योजना वाले जिलों में उद्यान और पशुपालन पर भी होगा फोकस। देख सकते हैं 10 जिलों में होंगे ये नए काम। केंद्र की योजना के अनुसार वैज्ञानिक पर्यावरण में बदलाव से फसल को बचाने के लिए सलाह देंगे। बिना जुताई की खेती, तापमान और पानी से लायक धान की किस्मों का चयन, सिंचाई के लिए जल साधन, कृषि यंत्र बैंक का निर्माण, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के साथ साथ उनको रखने की नई तकनीक भी किसानों के बीच प्रसारित किए जाएंगे। इसके लिए पशुपालन से लेकर खेती तक की गतिविधियां हर जिले के कुछ चयनित गांवों में वैज्ञानिकों की देखरेख में चलाई जाएगी। किसान कार्य होते हुए देखकर नई तकनीक अपना पाएंगे। जिलों के KVK केंद्र की योजना संचालन किया जाएगा। ठीक है, क्लियर? उसी को लेकर के बात कही जा रही है। डन। तो ये 14 नंबर न्यूज़ था। तो केंद्र और राज्य में दोनों से मदद मिलेगी जलवायु अनुकूल खेती करने को लेकर के। ठीक है, उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ था। पढ़ें ये सारे न्यूज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा और काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव न्यूज़ है जो कि आपके इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेन सेशन राइटिंग को लेकर के। ठीक है, 15वां नंबर न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो इस वर्ष 13,000 करोड़ की सड़क परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। 13,000 करोड़ की सड़क परियोजनाएं यहाँ पे शुरू की जाएगी। देख सकते हैं 260 करोड़ की नेशनल हाईवे व पुलों का निर्माण यहाँ पे शुरू किया जाएगा। दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड और पटना रिंग रोड के तहत गंगा नदी में प्रस्तावित शेरपुर दिगवारा पुल का निर्माण भी शामिल है। साथ ही सहरसा, उमगांव और मानिकपुर साहिबगंज अरेराज 4 लेन का काम भी इसी साल शुरू हो जाएगा। 30 जून तक टेंडर कर लिया जाएगा। 2 एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे महत्वपूर्ण सड़क, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे और आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे से राज्य के महत्वपूर्ण शहरों को यहाँ पे जुड़ाव होगा, ये ध्यान रखिएगा। कच्ची दरगाह में बनेगा सड़कों का जंक्शन। ठीक है, सड़कों का जंक्शन मल्टीलेयर ट्रैम्पलेट का निर्माण होगा, चूँकि कच्ची दरगाह विदुपुर पुल के समीप आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे और पटना रिंग रोड और पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे का जुड़ाव होगा, इसलिए यहाँ जंक्शन बनाने की तैयारी है। देख सकते हैं, देखिए कौन कौन काम होगा यहाँ पे। टोटल आप देख सकते हैं 13,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना यहाँ पे शुरू होगी। ठीक है, तो देख सकते हैं सड़क कौन कौन पे काम होगा। तो दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड 19 किलोमीटर है, खर्च 2507, ये सारे करोड़ में। अदलवारी मानिकपुर 4 लेन 40 किलोमीटर 846। साहिबगंज अरेराज 4 लेन 39 करोड़ 833, 39 किलोमीटर 833 करोड़। मानिकपुर साहिबगंज 4 लेन 42 किलोमीटर। राम जानकी मार्ग में सिवान मसरूक 4 लेन, बहादुरगंज किसानगंज 4 लेन, पटना रिंग रोड में शेरपुर दिगवारा गंगा पुल, चोरमा बेरगनिया 2 लेन उन्नयन, सहरसा उमगांव 2 लेन उन्नयन, ये सारे आपके रोड्स हैं जिसके ऊपर यहाँ पे कार्य शुरू किए जाएंगे। तो 13,000 करोड़ आप यहाँ पे देख सकते हैं सड़क योजनाएं शुरू की जाएगी। ठीक है, तो 260 करोड़ के नेशनल हाईवे का 13,260 करोड़ 13,260 करोड़ की नेशनल हाईवे का पुलों का निर्माण शुरू होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है,
राज्य भर में पहली कक्षा के बच्चों के लिए चलेगा चहक 2.0। बिहार के पारंपरिक स्कूल की अगर हम लोग बात करें तो पढ़ने वाले राज्य भर के छात्र छात्राओं के लिए पहली बार स्कूल रेडीनेस का विशेष अभियान चलेगा। शिक्षा विभाग इसी महीने के अंत में सरकारी स्कूलों की पहली कक्षा में 2022-23 सत्र में नामांकन लेने वाले करीब 22 लाख बच्चों के लिए चहक 2.0 लॉन्च करने जा रहा है। यह निर्णय शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई फाउंडेशनल न्यूमरेसी एंड लिटरेसी की राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में ली गई है। तो 2.0 यहाँ पे चहक इसको लॉन्च किया जाएगा। सरकारी पारंपरिक यानी प्राइमरी स्टूडेंट्स को लेकर के, प्राइमरी लर्नर्स को लेकर के, प्राइमरी जो स्कूल्स जो क्लास है उसमें इसकी शुरुआत यहाँ पे की जाएगी चहक 2.0। जिलों में रहा है सफल। देखिए यहाँ पे ये पहले नहीं है कि पहले स्टार्ट हो चुके हैं, ये चहक पहले भी, ये पहला जो 1.0 था स्कूल रेडीनेस का कार्यक्रम चहक किलकारी की परिकल्पना है। यूनिसेफ के सहयोग से इसका 24 दिनों का सेक्शन मॉड्यूल बना और 2018 से लेकर कोरोना काल के पहले तक यह 2 जिलों पटना तथा गया में चलाया गया। इसका फलाफल उत्साहजनक रहा, जिसे देखते हुए राज्य भर में इसे चलाने का निर्णय शिक्षा विभाग ने लिया। बैठक में कार्यक्रम का नाम पहले नुपुर रखने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन सहमति चहक 2.0 नाम पर बनी। इसको लेकर के एनसीईआरटी ने 90 दिनों तक सेक्शन मॉड्यूल तैयार किया है। चहक 2.0 के तहत पहली बार स्कूलों से बच्चों की होगी दोस्ती। आप देख सकते हैं पहले बच्चे क्या होते हैं ना, बच्चे डरते थे, अब यहाँ पे बच्चों को डर नहीं लगता है स्कूल जाने से। शिक्षा विभाग ने इस नए कार्यक्रम के माध्यम से पहली बार स्कूल आने वाले बच्चों का विभिन्न प्रकार की गतिविधियों द्वारा पूरे स्कूल में परिसर में उनकी दोस्ती का लक्ष्य रखा है। गतिविधियां ऐसी कराई जाएगी जिनमें बच्चों को आनंद आए, वे स्वतः स्कूल आने को प्रेरित हो, उन्हें कतार में खड़ा होना, स्कूल आकर सलीके से बैठना, शिक्षकों को सम्मान देना, गलती होने पर सॉरी बोलना आदि सिखाया जाएगा। इसके साथ ही खेल खेल में उनके अंतस में पढ़ाई की भी नींव रखी जाएगी। ये आपका एम है चहक 2.0 के तहत। ठीक है, क्लियर। तो जल्द इसकी आरंभ होगी शुरुआत, ये ध्यान रखिएगा, बिहार के सभी जिलों में। ठीक है, उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। अब पहले पटना और गया में ही चला था चहक, लेकिन अब पूरे जिलों में ये आपका लागू होने जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बच्चे स्कूल से डला नहीं करेंगे, स्कूल खुद से आना पसंद करेंगे। क्लियर। 16 नंबर न्यूज़। 17 नंबर न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। सभी वर्गों के उत्थान में अंबेडकर की बड़ी भूमिका रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर गुरुवार को हाईकोर्ट के समीप उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाईकोर्ट के समीप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा कि बाबा साहब की जयंती पर उन्हें आज यहाँ नमन करने आए हैं। बाबा साहब का देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। उन्हें न सिर्फ संविधान के निर्माण में ही महत्वपूर्ण भूमिका है, बल्कि समाज के सभी वर्गों के उत्थान, देखिए सभी वर्गों के उत्थान में बड़ी भूमिका निभाई। सभी जो पिछड़ी जाति के जो लोग थे उनको ऊपर इनके द्वारा उठाया गया है। नई पीढ़ी को अम्बेडकर के बारे में जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, वही यहाँ पे बोली जा रही है नीतीश कुमार जी के द्वारा। 18वें नंबर न्यूज़ की तरफ आते हैं। सीएम की सुरक्षा को एसएसजी में आएंगे 50 अफसर व जवान। आप देख सकते हैं सीएम की सुरक्षा अब संभालने एसएसजी स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप के लिए हुआ इनका चयन। अपर पुलिस महानिदेशक ने इन पुलिसकर्मियों को एसएसजी में योगदान के लिए पत्र लिखा। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा चयनित इन पुलिस अफसरों में 5 महिला सब इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। तो कोशिश की और 2 दिन पहले कार्यक्रम में पटाखा फोड़ने की घटना के बाद अब विशेष सुरक्षा दल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमले की जो कोशिश की और 2 दिन पहले कार्यक्रम में पटाखा फोड़ने की घटना के बाद अब विशेष सुरक्षा दल में नए पुलिस अधिकारी और जवानों को प्रतिनियुक्त किया जाएगा। एसएसजी ही मुख्यमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा संभालते हैं। प्रतिनियुक्त होने वाले पुलिस अफसर और जवानों का चयन स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा किया गया। 3 इंस्पेक्टर, 11 एसआई व 20 एएसआई शामिल होंगे। एसएसजी में जिन पुलिस अफसरों और जवानों का प्रतिनियुक्ति किया जाएगा उनमें कुल संख्या 50 है, जिनमें 50 इंस्पेक्टर रैंक में शशिकांत सिंह, सम्राट दीपक और राजीव रंजन शामिल है। ठीक है, ये सारे पूरे डिटेल्स है। स्क्रीनिंग कमेटी से यहाँ पे चयन किया जाएगा, ये ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 50 अफसर व जवान यहाँ पे एसएससी के आएंगे सीएम की सुरक्षा के लिए, चीफ मिनिस्टर की सुरक्षा के लिए, ये कही जा रही है बात। ठीक है, तो ये आज का पूरा न्यूज़ एनालिसिस था। बाकी ये 3 पीडीएफ्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं सिर्फ 299 पर मंथ में, डेली बेसिस में ये पीडीएफ प्रोवाइड किए जाते हैं।
मंथली प्राइसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 149 में आपको डेट वाइज पूरा बिहार का न्यूज़ मिलेगा मंथली। ये ध्यान रखिएगा। पीडीएफ्स आपको मिलेंगे, ये ध्यान रख सकते हैं, ताकि वो आप एक तरह से वो पीडीएफ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। जो 67 देने जा रहे हैं, 67 की तैयारी जो कर रहे हैं, 67 जो फोकस देने जा रहे हैं, फरवरी से अक्टूबर तक का यहाँ पे नोट्स अवेलेबल है। जिनको इसकी रिक्वायरमेंट हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं 399 बस इसका प्राइस है। आपको सिर्फ इस पर व्हाट्सअप करना है। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं pscjourney4@gmail.com किसी भी तरह का डाउट, सजेशन, फीडबैक देने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इस फैमिली को शेयर करिए, अपने सारे फ्रेंड्स ग्रुप में इसको शेयर करते चले। अपने जूनियर्स जो हैं, जो अभी तैयारी करने की शुरुआत करने जा रहे हैं, उसको शेयर करते हुए चले। सब्सक्राइब करवाएं सभी लोगों को, ताकि वो भी इसका हिस्सा बन सके और डेली बेसिस पर आपकी तरह करंट अफेयर की क्लास कवर कर सके, बाइलिंगुअल में, दोनों लैंग्वेज में। ये ध्यान रख सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।